ज्योतिष और हमने आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल में हमने ज्योतिष को सरलतम तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और ये हमारा प्रथम एपिसोड है। इस एपिसोड में हम तिथियों की जानकारी देंगे। ज्योतिष के बारे में आप सभी को मालूम है कि ज्योतिष एक विज्ञान है तथा यह प्रामाणिक और सिद्ध विज्ञान है। इसमें जो कुछ भी फलादेश किया जाता है वो गणितीय आधार पर किया जाता है। गणित के माध्यम से गणना की जाती है और उन गणनाओं के आधार पर ही फलादेश किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की मिथ्या बातें नहीं होती, किसी प्रकार का ये अंधविश्वास नहीं है, किसी प्रकार का ये भ्रांति फैलाता नहीं है। ये सारी बातें जो कुछ लोगों के द्वारा की जाती है ये पूर्णतः निराधार है। इसमें किसी प्रकार का कोई सार नहीं है और ना ही कोई आधार है। हम जब कभी किसी भी जातक का फलादेश करते हैं तो फलादेश उसके जन्मकालीन ग्रहों के आधार पर, सौर मंडल पर विभिन्न ग्रह हैं, यह ग्रह जहाँ पर स्थित होते हैं उसी आधार पर उस जातक का फलादेश होता है और उसके बारे में शुभता अशुभता ये इन सारी चीज़ों के बारे में, उसके व्यक्तित्व, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ज्योतिष के अंतर्गत जो आज हम प्रथम एपिसोड के अंतर्गत तिथियों की जानकारी आप सभी को देंगे। आप जान रहे हैं कि ज्योतिष का प्रारंभ भी तिथियों से होता है। बिना तिथियों के किसी प्रकार से हम ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं बता सकते। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है, पहला विषय जो है, हम ज्योतिष का और तिथियों के बारे में लिया है कि तिथियाँ क्या होती है। सामान्यतः आप सभी जानते हैं तिथियों के बारे में और यह भी जानते हैं कि जो हिंदी मास है वह चैत वैशाख से प्रारंभ होता है और फागुन में समाप्त होता है। यह चैत में जब नवरात्रि होती है, नवरात्रि का प्रथम जो होता है, प्रथम दिन होता है, उसी दिन हमारा नया वर्ष शुरू होता है, हिंदू मास का, हिंदू वर्ष जिसको हम कहते हैं। और इसी में हम गुड़ी पाड़वा का भी आयोजन करते हैं, गुड़ी पाड़वा भी मनाते हैं। अंग्रेजी मास जो होता है वो जनवरी से प्रारंभ होता है और दिसंबर में समाप्त होता है, ये आप जानते ही हैं। तो हम यहाँ पे हिंदी मास, हिंदी पंचांग के बारे में बात करेंगे जो कि ज्योतिष का आधार है। हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो आप जानते भी हैं लगभग, कि ज्योतिष के अंतर्गत जो तिथियाँ होती हैं वह दो पक्षों पर बनाई जाती है। दो पक्ष होते हैं इसमें। प्रथम पक्ष को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और द्वितीय पक्ष को अपन कहते हैं कृष्ण पक्ष। एक पक्ष यहाँ पे आएंगे, अब चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ मैं। तिथियाँ जो होती हैं, ये शुक्ल पक्ष हुआ, ये कृष्ण पक्ष हुआ। यह कृष्ण पक्ष जो हुआ, इस कृष्ण पक्ष को एक पक्ष कहेंगे, एक पखवाड़ा कहते हैं। यह पखवाड़ा जो होता है यह 15 दिवस का होता है और इसको शुक्ल पक्ष कहेंगे। और उसी तरीके से कृष्ण पक्ष होगा, यह भी पखवाड़ा जो होगा ये कितने दिन का होगा, 15 दिन का होगा। इस तरीके से 15 और 15 30 दिनों का एक माह होगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो तिथियाँ होती हैं, एक तिथि जैसे है तो ये प्रतिपदा हुई। इस एक तिथि को जो होगा अपना हिंदी मास का एक तिथि जो होगा, या प्रथमा जिसको कहेंगे या प्रतिपदा जिसको कहेंगे, एकम जिसको हम कह सकते हैं, इस एकम को अंग्रेजी माह की कोई भी तारीख हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे हम हमेशा देखते हैं कि गणेश चतुर्थी जब भी पड़ती है, उस गणेश चतुर्थी को अंग्रेजी माह का अलग तारीख होता है। जिस दिन हम गणपति का स्थापना करते हैं उस समय का आप थोड़ा देखें तो कभी 10 तारीख को गणेश चतुर्थी पड़ेगी, कभी 15 तारीख को गणेश चतुर्थी पड़ेगी। तो अंग्रेजी माह अपने समय अनुसार अपने कैलेंडर के हिसाब से चलती है और हिंदी मास जो है वह अपने कैलेंडर के हिसाब से चलता है। तो हिंदी मास में जो पक्ष होते हैं, है ना, ये शुक्ल पक्ष, इसमें प्रथम हुआ, पहला प्रतिपदा कहेंगे, प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहेंगे। दूसरी जो तिथि होगी उसको द्वितीया कहेंगे, तीसरी तिथि को तृतीया कहेंगे, चौथी जो तिथि होती है उसको चतुर्थी कहेंगे, पांचवी जो तिथि होती है उसको पंचमी कहेंगे, छठवीं जो तिथि होती है उसको षष्ठमी कहेंगे, सातवीं तिथि को सप्तमी कहेंगे, अष्टमी कहेंगे, नौवीं, 10वीं,
एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इस तरीके से यह जो तिथियां हुई, यह तिथियां निरंतर क्या हुई, एकम से लेकर पूर्णिमा तक की हुई। यह कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। अब यहाँ पे ये आई कि तिथियां क्या है। तिथियां तो हमने बता दी, एकम, दूज, तीज। ये तिथियां क्या है, तो तिथियां जो है वो क्या है, चंद्रमा की कला है। चंद्रमा की एक कला को ही हम क्या कहते हैं, तिथि कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत चंद्रमा और सूर्य का विशेष महत्व होता है, और ये जो तिथियां होती है और ज्योतिष शास्त्र जो होता है, इसमें चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा के आधार पर ही, चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही तिथियों की गणना की जाती है। एक कला बराबर ही एक तिथि होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो प्रतिपदा है, इस प्रतिपदा के अंतर्गत जो चंद्रमा होगा वो क्या होगा, बहुत बारीक सा एक छोटा सा एक लकीर जैसे चंद्रमा हमको आकाश पर दिखेगा। उस समय क्या होगी, प्रतिपदा होगी। जब वो चंद्रमा थोड़ा सा उसकी कला में एक दो कला जब हो जाएगी, तो दो कला होने पर क्या होगी, यह होगी। जब तीन कला हो जाएगी तब क्या होगी, तृतीया होगी। जब चार कला होगी तो क्या होगी, चतुर्थी होगी। पांच कला होगी तो पंचमी होगी। इस तरीके से क्या होगा, निरंतर जैसे जैसे प्रतिदिन कलाएं बढ़ती जाएगी, चंद्रमा जो है उसका जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब 15वीं तिथि आएगी, जिसको हम पूर्णिमा कहेंगे, उस दिन क्या होगा, फुल मून होगा, बड़ा सा चंद्रमा हमको क्या होगा, दिखेगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। अब जैसे ये 1 से लेके 15 तक का जब एक पखवाड़ा हो जाएगा, तो इस पखवाड़े को हम क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष कहेंगे। शुक्ल पक्ष में कैसा रहा चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हुई रही। चंद्रमा की कलाएं कैसी रही, बढ़ती हुई रही। चंद्रमा निरंतर बढ़ता रहा। एक बारीक किरण से शुरू होता है, एक छोटे से एक कला से शुरू होते हुए क्या 15 कला तक वो फुल मून हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष यहाँ पे समाप्त होता है, कृष्ण पक्ष क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। और इस कृष्ण पक्ष में क्या होगा, जब चंद्रमा पूरा होगा, उस चंद्रमा में जब प्रतिपदा आएगी, तो इस समय चंद्रमा की एक एक कलाएं जो होती है क्या हो जाती है, कम होने लगती है। एक एक कलाएं कम हो जाती है। प्रतिपदा में एक कला कम हो जाएगी, द्वितीया में 2 कला कम हो जाएगी, तृतीया में 3 कला कम हो जाएगी, चतुर्थी में 4 कला कम हो जाएगी, पंचमी में 5 कला कम हो जाएगी, छठवीं में 6 कला कम हो जाएगी, सातवीं में 7 कला कम हो जाएगी। यह निरंतर क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब चंद्रमा हमको दिखने नहीं लगेगा, और ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, अमावस्या कहेंगे, जब चंद्रमा हमको नहीं दिखेगा। तो शुक्ल पक्ष में कैसे हुई, चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हैं, और कृष्ण पक्ष में क्या हो रही है, चंद्रमा की कलाएं कम हो रही हैं। ये जो चंद्रमा की कला बढ़ना और चंद्रमा की कला को कम होना क्यों होता है? चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, और यह पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, भ्रमण करता है। और भ्रमण करने के कारण ही क्या होती है, यह कलाएं जो होती हैं कम और ज़्यादा होती है। और एक कला को ही हम क्या कहते हैं, तिथि कहते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ कि कृष्ण पक्ष में कलाओं में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और शुक्ल पक्ष में क्या हो रही है, कलाएं में चंद्रमा की कलाओं में वृद्धि हो रही है। स्पष्ट हुआ। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी जातक का जन्म 10वीं के दिन होता है, 10वीं के दिन होता है, तो एक सामान्य आदमी है, उस सामान्य आदमी को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि उसका जो बालक है, उसकी जो बालिका है, वह कृष्ण पक्ष की 10वीं को पैदा हुई है या शुक्ल पक्ष की 10वीं को पैदा हुई है। आप देखेंगे कि शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है वो कैसा होता है, बढ़ते क्रम में होता है। जब 10वीं होगा तो 10वीं के दिन वो चंद्रमा कितने का होगा, 10/15 का होगा।
10/15 का होगा मतलब 2/3 का होगा। 2/3 मतलब 66.66% का चंद्रमा यहाँ पर कब का होगा? शुक्ल पक्ष की 10वीं को होगा। लेकिन ये समझ में आया आपको? जो गणित वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे समझ जाएंगे। प्रतिपदा में 1/15 का चंद्रमा, द्वितीय में 2/15, तृतीय में 3/15, चतुर्थी में 4/15, ऐसा निरंतर एक एक कला बढ़ते हुए 10वीं में कितना आया? 10/15। 10/15 बराबर 2/3, 2/3 बराबर 66.66% का चंद्रमा यहाँ हुआ। उसी तरीके से कृष्ण पक्ष में यदि आएंगे तो यहाँ पे तिथियां क्या हो रही है? कम होते जा रही है। तिथियां क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पे चंद्रमा एक मान लो, ये 15 के मान को 1 मानेंगे तो यहाँ पे एक जो पक्ष है एक कला कम हो जाएगी। तो एक कला कम होगी तो 1/15 कम होगा, यहाँ 2/15 कम होगा, यहाँ 3/15 कम होगा। ऐसा करते करते जब 10वीं तिथि जाएगी तो 10वीं तिथि में चंद्रमा कितना कम हो जाएगा? 10/15 कम हो जाएगा। जब 10/15 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना उस चंद्रमा में? वहाँ पे शेष कितना रहा? 5/15, अर्थात 1/3। 5/15 बराबर कितना हो गया? 1/3 मतलब कितना परसेंट का? 33%, 33.33%। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या हो गया? 33.33 का, क्योंकि एक घटता हुआ था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जातक का जन्म हुआ 10वीं में है, परंतु एक तरफ चंद्रमा क्या है? बली है, 66.66 का है जब वो शुक्ल पक्ष का होता है, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है? वो कमजोर हो जाता है, बली नहीं रहता। तो दोनों का जो फलादेश है उसमें क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। चंद्रमा जहाँ बली होगा अच्छा फल देगा, बालक को अच्छे बुद्धि, मन, विकार का अच्छे मन का बनाएगा, साहसी बनाएगा, है ना। और वहीं पे यदि चंद्रमा कमजोर रहेगा तो चंद्रमा के जो कमजोर चंद्रमा के फल है वो उसको प्राप्त होंगे। परंतु केवल इन्हीं बातों से सब कुछ हो जाएगा या चंद्रमा की इन्हीं चीज़ों को देखने से चंद्रमा को बली या कमजोर कह देंगे, यह नहीं कह सकते। इसके अंतर्गत चंद्रमा की और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस भाव में बैठा है, किस राशि का है, कारक है अथवा नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही अंतिम निर्णय, अंतिम फलादेश हम कर सकते हैं। यहाँ पर अब एक चीज़ और हम बताएंगे कि जो प्रतिपदा जब आ रही है तो प्रतिपदा में क्या हो रहा है? चंद्रमा किस कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा बड़ा चंद्रमा था, पूर्णिमा का चंद्रमा, उसमें एक एक कला कम हो रही है। इस तरीके से निरंतर कम होता जाएगा। तो 1 से लेके 5 तिथि तक का जो चंद्रमा होगा, ये कैसे चंद्रमा होगा? कृष्ण पक्ष का 1 से लेके 5 तिथि तक का चंद्रमा कैसे होगा? बली हो जाएगा। समझ में बात आई? और उसके बाद जो 6 तिथि से लेके 9 तिथि तक का चंद्रमा जो होगा कैसा होगा? सम होगा। और 9 तिथि से जो 10वीं से अपन ने देखे 33% आया, 33 से लेके अमावस तक का चंद्रमा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो ये जो चंद्रमा है यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ये जो है 5 तारीख से 9 तारीख का ये सम होगा। और ये जो चंद्रमा है 1 तारीख से लेके आपका यहाँ तक का ये क्या होगा? बली होगा। ये किसमें? कृष्ण पक्ष के बाद था। ये किस पक्ष की? कृष्ण पक्ष की। जबकि शुक्ल पक्ष में जब हम आएंगे तो शुक्ल पक्ष में क्या होगा? यहाँ जहाँ कमजोर हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बली हो जाएगा। जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा या किसी जातक का जन्म 9वीं से लेके, है ना, 10वीं से लेके पूर्णिमा तक का होता है तो उसका चंद्रमा क्या होगा? बली होगा। वहीं कृष्ण पक्ष में यदि किसी जातक का जन्म 9वीं से लेके अमावस तक होता है तो उसका चंद्रमा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा।
इसी तरीके से ऊपर जब यहाँ तक जो है 5 से लेके पंचमी से लेके 9वीं तक का सम स्थिति रहेगी, अर्थात चंद्रमा को सम बोलेंगे, यहाँ अच्छा फलदायी होगा। और यहाँ पे प्रतिपदा से लेके जो चतुर्थी पंचमी का चंद्रमा है यह बहुत बारीक पतला से चलता है, तो यहाँ पे ये चंद्रमा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। समझ में बात है। ये चक्र जस्ट उल्टा एक बढ़ता हुआ के हिसाब से देखेंगे, एक घटते हुए के हिसाब से देखेंगे। ये आपको क्लियर हुआ बिल्कुल। इस तरीके से जो चंद्रमा की कलाओं के कारण चंद्रमा को किस प्रकार का बल प्राप्त हुआ है, ये हम तिथियों के आधार पर देख सकते हैं। अब आइए हैं हम तिथियों के साथ ही जो जितने भी त्यौहार मनाते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत, वो सारे त्यौहार जो हैं हम तिथियों के आधार पर ही मनाते हैं। और जैसे पहले भी मैंने बताया कि चैत नवरात्रि होती है, चैत का एकम होता है, एकम के दिन हम स्थापना करते हैं दुर्गा माँ का, इसका जश्न का होता है ना, नवरात्रि जो होती है उसको हम देखते हैं। उसी तरीके से चतुर्थी को हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, पंचमी के दिन हम नाग पूजा करते हैं, नाग पंचमी का आयोजन करते हैं। तो ये सारे जो व्रत होते हैं, ये सारे व्रत किसके आधार पर करते हैं, हम तिथियों के आधार पर करते हैं। जब हम पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णिमा होती है तो उस दिन हम क्या करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। और अमावस होता है तो पितर का हम पूछते हैं। पितर को हम कब पूछते हैं, हम पूर्णिमा के दिन तो कभी पितर को नहीं पूछते, हम किस दिन पूछते हैं, अमावस्या को पूछते हैं। तो यहाँ पर तिथियों के आधार पर हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को एक एक ही हम क्या करते हैं, विभिन्न त्योहारों का आयोजन करते हैं। और यही कारण है कि इन जो तिथियां हैं, इस तिथियों का क्या है, एक स्वामी देवता भी बना दिया गया है, एक स्वामी देव भी बना दिया गया है। इनके स्वामी निर्धारित कर दिए गए ज्योतिष के अंतर्गत। तो प्रतिपदा जो होती है उसका स्वामी कौन होता है, अग्नि होता है। द्वितीया का स्वामी ब्रह्मा होता है, तृतीया का स्वामी गौरी होती है, चतुर्थी का स्वामी गणेश होता है, पंचमी का स्वामी शेषनाग होता है, षष्टमी का स्वामी कार्तिकेय होता है, सप्तमी का स्वामी सूर्य होता है, अष्टमी का स्वामी शिव होता है, नवमी का स्वामी दुर्गा होती है, दसवीं का स्वामी काल होता है, एकादशी का स्वामी विष्णु देवता होता है, द्वादशी का स्वामी विष्णु होता है, त्रयोदशी का स्वामी कामदेव होता है, चतुर्दशी का स्वामी जो होता है वो शिव होता है, और अमावस्या का स्वामी जो होता है वह हम किसको मानते हैं, पितर को मानते हैं। तो इस तरीके से और पूर्णिमा का चंद्रमा को मानते। इस प्रकार से एक एक स्वामी हमने क्या किए हैं, देवताओं को निर्धारित कर दिया गया है। तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। तिथियों के बारे में जो जानकारी आपको दी गई, तो निश्चित रूप से आप ऐसा हम अपेक्षा करते हैं कि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, है ना। लाइक करने के साथ अपने इष्ट मित्रों को भेजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम ये चाहते हैं कि जो नए ज्योतिष सीखने वाले हैं या इस चैनल को अवश्य देखें और इसका लाभ लें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।